नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, क्यूरियसली एजुकेशन पर हमने एक नई सीरीज की शुरुआत कर दी है। इस सीरीज के माध्यम से व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, या फिर इस सीरीज का जो लक्ष्य है, दैट इज स्टेटस क्यो को चैलेंज करना। अभी तक एक ही चीज पर हर कोई फोकस कर रहा है, एंड दैट इज कि यूपीएससी की तैयारी जो है वो कैसे करें, राइट। यहां पर इस सीरीज के माध्यम से द वे वी आर चैलेंजिंग दिस थिंकिंग इज कि यूपीएससी की तैयारी नहीं, सबसे पहले तो आप यूपीएससी के लिए अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर यूपीएससी, यहां से, एंड not just UPSC, any competitive exam, and not just competitive exam, ये जीवन के हर एक क्षेत्र पर इसकी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहां पर डिस्कशन जो है, यहां पर बातें जो है, वो जो इंटरनल वर्ल्ड है हमारा, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो यहां पर आपको जानने को मिलेगी। तो वीडियोस लॉन्च हो चुके हैं, जिनको नहीं पता है तो आई थॉट आई शुड लेट देम नो वाया दिस प्लेटफॉर्म। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हमारे टेबल पर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विथ पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे। और वी आर वेरी वेरी लकी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। टॉपिक नंबर 2 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिचुएशन ऑफ गाजा। इस पर भी हम कुछ इनसाइट्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। आपने इससे पहले सुना होगा शायद कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। आज दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो माई टेररिस्ट और योर टेररिस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं, राइट। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट एज वेल, ऑफ कोर्स। और आप सोच रहे होंगे कि सर, ऑपरेशन सिंदूर का क्या स्टेटस है? कल हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिस्कशन की थी, एक कर्टन रेजर के तौर पर चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 जो हैं, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, उसमें हम ऑपरेशन सिंदूर का इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ पाकिस्तान की इकोनॉमी। स्टेटमेंट है, पाकिस्तान इकोनॉमी इज कॉट बिटवीन IMF कंडीशंस एंड राइजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर, राइट। तो IMF ने जो बेल आउट पैकेज दिया था पाकिस्तान को, तो बेल आउट पैकेज ऐसा ही नहीं मिलता है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आप पर अप्लाई की जाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस पर पाकिस्तान जी रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मिलिट्री है, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। तो एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय पाकिस्तान इन बैलेंसिंग इट्स इकोनॉमिक रिकवरी विथ मिलिट्री एम्बिशंस एमिड राइजिंग टेंशंस विथ इंडिया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि इट्स ए गुड थिंग कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल हालत जो है वो खराब है। पता है क्यों मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया? द रीजन इज, आज देखिए इनका बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्व कीजिए। ये शेड जो है, मैं चाहता हूं कि आप इस शेड को पकड़िए, इस बारीकी को देखिए कि अभी इनके पास पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद भी उनका बिहेवियर ऐसा है। जस्ट इमेजिन कि अगर इनके पास ढेर सारे पैसे होते, अगर इनके पॉकेट्स डीप होते, तो वो हमारी हालत क्या करते। तो वी आर वेरी लकी कि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वीक है। वरना ये एक ऐसा देश है, ऐसी विचारधारा वाले मिलिट्री लीडर्स हैं वहाँ पर, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो हमें कभी शांति से जीने ही नहीं देते। अब आगे बढ़ते हैं इसी डिस्कशन पर। एस्केलेटिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशंस थ्रेटन पाकिस्तान फ्रेजाइल इकोनॉमिक रिकवरी है। फॉरेक्स रिजर्व अगर हम देखें इनका, तो सिर्फ और सिर्फ $16 बिलियन है। और ये $16 बिलियन जो हैं, तो उसमें IMF ने पैसे दिए, इसके साथ कुछ गल्फ के देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया, UAE,
तो इन्होंने पैसे दिए, तो ये सारी चीज़ों से उनका घर अभी चल रहा है। आर्मी की रेडीनेस की बात करें तो उनके पास 4 से 5 दिनों तक ये युद्ध लड़ सके इतनी ही कैपेसिटी है। उसके बाद उनके टैंक्स के डीजल भी खत्म हो जाएंगे, और अगर हमारे साथ और ज्यादा मिसबिहेव ये करते हैं तो इनकी जो इकोनॉमिक रिकवरी है ये तो डीरेल ही हो जाएगी। और आईएमएफ ने जो कंडीशंस रखी हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आईएमएफ ने अप्लाई की हैं इन पर, तो ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं ये टूट जाएगी, ब्रीच हो जाएगी। उसके बाद उनको कोई भी पैसे जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। भारत की इकोनॉमिकल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज वी नो राइट। अगर हमारे फॉरेक्स की हम बात करें तो हमारा रिजर्व है 642.5 बिलियन, तो विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग राइट। जीडीपी के ग्रोथ की बात करें तो बताया जाता है 6.5 से लेकर 6.7% के बीच में हमारा ग्रोथ होने वाला है। जो मेजर इकोनॉमीज को देखेंगे तो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लंबे समय तक अगर चलता रहा तो भारत पर भी इसकी एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगी। एक इंपैक्ट ये होगी कि फॉरेन का इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है उसके जो प्लान्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और दूसरी चीज, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी एप्पल की ही अगर हम बात करें, एप्पल की इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाती है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ों से वो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। वो बात अलग है कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं। तो अगर आप एप्पल के कोई प्रोडक्ट यूज़ करें तो इट डज़ नॉट मीन कि हम बहुत बड़े टेक सेवी हैं, राइट। एप्पल कंपनी टेक सेवी है, यूज़र जो है वो टेक सेवी नहीं है। इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी कि कई बार क्या होता है कि आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस में और जो प्ले हाउसेस है तो वहाँ पर जब बच्चे आईपैड पर कोई चीज़ें करते हैं या फिर कंप्यूटर पर कोई चीज़ें करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि ओ अभी से हमारे बच्चे जो है वो टेक सेवी बन चुके हैं। नो, ये सारी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ये बात अलग है कि स्कूल्स जो है वो आपको इस प्रकार की चीज़ें दिखाकर एडमिशन्स बेचती है। बट एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टू दैट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई एम श्योर यू, आपको याद आ रहा होगा इससे पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। तो एप्पल जो है उसने ये तय किया है कि ग्लोबली वो जितनी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं ना तो उसका 40% जो है वो हमारे देश भारत से वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और जो एप्पल का आईफोन 17 जब आएगा, राइट, अब मुझे मत पूछिएगा कि सर कि ये कब आने वाला है, आई डोंट नो, मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करता हूँ। बट एप्पल का 17 जब आएगा, आईफोन 17, तो चाइना के साथ साथ एप्पल ने यह तय किया है कि वो भारत में भी इसका प्रोडक्शन करने वाले हैं, राइट। और लगभग 25 से 30% जितनी जो ग्लोबल आउटपुट है शॉर्ट टर्म में आने वाले समय में वो भारत से करने वाले हैं। और उनका टारगेट है 40% वो यहाँ से। तो सप्लाई चेन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है अगर ये चीज़ें जो है वो लंबे समय तक चलती रही तो। रही बात पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो करेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डी वैल्यू हो चुकी है। 5 साल पहले पाकिस्तान पीकेआर यानी कि पाकिस्तान का जो रुपी है डॉलर के हिसाब से इट वाज 155, राइट, 155 पाकिस्तानी रुपी वाज इक्वल टू $1। आज हालत है 281 फॉर $1। तो जब उनकी इकोनॉमी या फिर उनकी जो करेंसी है बेसिकली वो डी वैल्यू होती है तो क्या होगा, उनका जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और याद रखिए पाकिस्तान अपना लगभग 100% जितना ऑयल जो है 95% से भी ज़्यादा या फिर 100% जितना ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन की बात करें तो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, तो फरवरी 2025 में पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 12,000 कार्स जो हैं ये प्रोड्यूस हुई है। उनका जो टेक्सटाइल क्षेत्र है वो भी ख़तरे में है। पावर आउटेजेस काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होते हैं, लाइट चली जाती है। और रॉ मटेरियल जो है इसकी भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो करेंसी डिवैल्यूएशन है, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ट्रेड डिस्ट्रप्शन, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए भी अफोर्डेबल नहीं है। मिलिट्री वाइज भी दे आर नॉट हैविंग दैट मच बैकअप, और इकोनॉमी वाइज आप जानते हैं अब कि सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो कोई भी अगर मिसकैलकुलेशंस पाकिस्तान ने किए, डिप्लोमेटिकली हो या फिर इकोनॉमिकली हो या फिर मिलिट्री वाइज हो, तो
तो उनके लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है दैट इज़ कि एक गलत मिसाइल गलत जगह पर लैंड हो गई, एक गलत मिसाइल गलत जगह पर लैंड हो गई तो वॉर जैसी सिचुएशन दोनों के बीच में हो सकती है। और इसकी इम्पैक्ट जो है वो भारत पर भी आएगी ऑफ कोर्स, राइट। अभी हमारी इकोनॉमी और सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, लेकिन हमारी एक दिशा है, हमारे कुछ गोल्स हैं जिन पर हमें आगे बढ़ना है। तो एनर्जी कॉरिडोर की बात करें, अब आप वर्ल्ड का जो मैप है वो जानते हैं। इस प्लेटफॉर्म को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो यू नो द थिंग कि हमने कई बार ग्वादर पोर्ट के बारे में बात की है, सीपीईसी क्या है उसके बारे में डिस्कशन की है, क्यों चाइना सीपीईसी में ग्वादर को मीन्स ग्वादर के माध्यम से वो क्या करना चाहता है, ऑयल जो है उसको बाईपास करना चाहता है। ये स्ट्रेट ऑफ मलाका से घूम घूम कर ना आए, डायरेक्ट ग्वादर से पाकिस्तान से होकर फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी होकर डायरेक्टली उनके हिंटरलैंड तक पहुंचे ऑयल। और पाकिस्तान के बाजू में पड़ता है क्या, ईरान, एंड ईरान कंट्रोल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ जो हैं जहां से ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है, अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एनर्जी कॉरिडोर्स जो हैं इस पर इम्पैक्ट आएगी, क्योंकि रीजनल जो इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट होगी इफ़ देयर इज़ ए सॉर्ट ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन। और इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है, शिपिंग जो है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऑयल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो इसकी इम्पैक्ट हमारे देश पर भी आएगी। इजराइल गाज़ा वाली सिचुएशन चल रही है, रशिया यूक्रेन वाली सिचुएशन चल रही है, और ये जो पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन है तो इस पर यूएसए के ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने कहा कि दे विल फिगर इट आउट, वो दोनों देश जो हैं वो अपने आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो कोई ऐसा खास इंटरवेंशन जो है वो यूएसए की तरफ से भी नहीं आ रहा है व्हेन इट कम्स टू नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान बट इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन एंड रशिया, गाज़ा, इजराइल, यू नो। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में हमने डिस्कशन की थी, किस प्रकार के वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कम्युनल टेंशन्स क्रिएट करना चाहते हैं, धर्म के बारे में कितनी गलत बातें बोल रहे हैं, वो टू नेशन थियरी के बारे में हमने बात की थी। और पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं दे आर बिग फैन ऑफ इमरान खान। अभी एक और रूमर आई थी, आई डोंट नो वेदर दिस इज अ रूमर और फैक्ट, अभी इस पर आई डिड गूगल इट एज वेल, लेकिन मुझे एक दो न्यूज़ चैनल्स पे ये चीज़ें थी लेकिन उसमें भी श्योरिटी नहीं थी। ऐसी खबरें आ रही थी कि इमरान खान मीन्स आप गूगल कीजिएगा इस बात को, इमरान खान जो है ही इज़ इन जेल एज यू नो, तो उन पर रेप किया है किसी ने, ऐसी खबरें आ रही थी। रियली मीन्स आई एम श्योर पहली बार अगर आपने सुना है तो यू विल बी शॉक्ड। इमरान खान साहब जो बहुत बड़े क्रिकेटर, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहे हैं पाकिस्तान के, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो भी जेल में बंद हैं, और ऐसी खबरें आई थी कि जेल में उनका रेप किया गया। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है आई एम नॉट श्योर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो न्यूज़ सोर्सेस मैंने पढ़े ना तो उसमें भी इस चीज़ को लेकर कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं थी, उसमें भी यही बताया था कि सोर्सेस ये कह रहे हैं कि ऐसी कुछ चीज़ जो है वहाँ पर हुई है। बट एनीवेज जो इमरान खान है वहाँ पर मीन्स पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं दे आर बिग फैन ऑफ इमरान खान। और पाकिस्तान में अभी तक ऐसा था कि वहाँ के लोगों की जो फर्स्ट चॉइस थी एक लंबे समय तक दैट वाज पाकिस्तान की आर्मी, लेकिन अब वहाँ के लोगों का जो देखने का तरीका है मिलिट्री को वो बदल रहा है, दे आर नॉट हैप्पी विथ मिलिट्री। सो भारत को यहाँ पर ऑफ कोर्स हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है और हमारे जो इकोनॉमी के गोल्स हैं इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखकर चलना पड़ेगा, राइट। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हम करते रहें और लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को हमें फोकस में रखना है, राइट। मूविंग ऑन टू next topic of the day, dear friends, this one is about Israel and Gaza. Gaza has become hell on earth due to the prolonged conflict. Critically analyze the humanitarian crisis in Gaza and its implications for global peace and security, right? अब Gaza is hell on earth, no doubt. लेकिन एक बात तो ये भी है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी गाज़ा में चलती थी दैट वाज हमास यूज्ड टू कंट्रोल गाज़ा।
अब हमास जो है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी दुनिया जानती है। 7 अक्टूबर को, आज से 19 महीने पहले, जो इजराइल पर अटैक हुआ था वो हमास नहीं किया था। तो हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देने वाले लोग कौन हैं? ज्यादातर गाजा में रहने वाले लोगों ने हमेशा से हमास को सपोर्ट किया। आई एम नॉट सेइंग कि वहां पर निर्दोष जो हैं, कोलेट्रल डैमेज होता है। जब भी कहीं पर युद्ध होता है तो कोलेट्रल डैमेज होता ही है, इसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी तक हमास इतना फला फूला है, इतना फ्लरिश हुआ है इस क्षेत्र में, तो उसके पीछे गाजा के लोग भी जानते थे कि हमास की इस प्रकार की एक्टिविटी, वो अगर चाहते उस समय पर, अगर वो एक पीस का एनवायरनमेंट चाहते तो वो हमास से अपने आप को डीकपल कर सकते थे। तो गाजा के लोगों का रियल दुश्मन जो है वो इजराइल नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है गाजा के लोगों का, जो निर्दोष लोग हैं उनका, तो दैट इज हमास। सबसे पहले हमास की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इजराइल जो है वो सारी चीजें जो कर रहा है, वो कोलेट्रल डैमेज जो हुआ है, इट इज बिग, राइट। 52,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस जो हैं वो मर चुके हैं और 2.3 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि वहां पर रहने वाले लोगों की सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो हम रोने लगेंगे, इतनी भयानक सिचुएशन है वहां पर। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मर चुके हैं। कई बार ये 2.3 मिलियन लोग जो हैं वो यहां से वहां डिस्प्लेस हुए हैं, मल्टीपल टाइम्स हुए हैं। और मेडिकल क्राइसिस ऐसी है कि हजारों लोग वहां पर घायल हैं, वुंडेड हैं, छोटी बड़ी चोट उनको लगी है, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज वहां पर नहीं है। पीने के पानी जैसे सिचुएशन मींस दैट इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल। पेट भर के खाना नहीं मिल रहा है। देयर आर सो मेनी इश्यूज गोइंग ऑन आउट देयर। सो इट्स नॉट दैट इजी, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू लिव इन। किसी भी व्यक्ति के लिए वहां पर रहना, इट्स डेफिनेटली अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। लेकिन वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल कि ये हमास को जो सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो हमास की वजह से आज वहां के लोगों की सिचुएशन जो है वो क्या हो गई। एंड आई थिंक पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, दे हैव टू लर्न दिस लेसन फ्रॉम दिस गाजा और हमास, कि इस प्रकार के जनरल्स, इस प्रकार के पॉलिटिशियंस को आप सपोर्ट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन होगी। तो हमारे दुश्मन हम ही हैं। हम अगर ऐसे गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे तो फिर उसकी इंपैक्ट आज नहीं तो कल हम पर भी आएगी। दिस इज अ लेसन फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स। और ये माई टेररिस्ट योर टेररिस्ट वाली बात करेंगे, उस पर भी ये एप्लीकेबल है। तो इजराइल ने अभी ग्राउंड ऑफेंसिव जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई कर चुका है इजराइल, राइट। इजराइल की अभी जो इजराइल का गोल है दैट इज़ कि टेरिटरीज को कैप्चर करो और जो एड है, इनफैक्ट राइट, एड डिलीवरी जो है उसको भी इजराइल जो है वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इजराइल बेसिकली ये कह रहा है कि हमास को हमें कंप्लीटली वाइप आउट करना ही पड़ेगा। इसके लिए जो भी करना पड़े इजराइल वो करने के लिए फ़िलहाल तैयार हो चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो एक इन एक्शन जैसा माहौल जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। आईसीसी ने एक वारंट इश्यू किया बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ। यूएसए की जो बाइडन सरकार थी दैट यूज्ड टू प्रोवाइड मिलिट्री एड टू इजराइल। ट्रंप सरकार जो है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ सपोर्ट टू इजराइल, राइट। यहाँ पर एक प्रकार का जो पॉज लगाने की बात है तो वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो इस चीज़ पर फिलहाल चुप बैठे हैं। जनवरी 2025 में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था इट कोलैप्स्ड, राइट। जो सेकंड फेज था इसका, तो इस सेकंड फेज में यह तय हुआ था कि हमास जो हैं वो सारे जो बंदी लोग हैं, हॉस्टेजेस जो हैं, उनको छोड़ देगा और बदले में इजराइल जो है वो कंप्लीटली गाजा पट्टी में से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसकी वजह से फिर से फाइटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और अब की फाइटिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी बिग। Netanyahu's expanded offensive risks worsening the morale and humanitarian crisis while derailing future peace efforts। जिस प्रकार से फुल फ्लेज में इजराइल अभी आगे बढ़ रहा है, तो अभी कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी प्रकार की बातचीत हो। और आने वाले समय में कोई
सीज फायर हो, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाउ हैज़ द राइज ऑफ my terrorist versus your terrorist syndrome undermined global efforts to combat terrorism? Suggest measures to revive collective action against terror. पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ, तो उसमें आपको यह देखने को मिलता है कि जब एक टेररिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल फाइट जो है, जिसमें टेररिज्म जो है वो पूरी इंसानियत के खिलाफ की जाने वाली एक चीज है, ह्यूमैनिटी की जो आइडियोलॉजी है उसके बिल्कुल विरोध की अगर कोई आइडियोलॉजी है तो दैट इज टेररिज्म। तो टेररिज्म पर तो पूरी दुनिया के लीडर्स को, पूरी दुनिया को इस पर आवाज उठानी चाहिए, isn't it? तो पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ, तो उसके बाद अगर हम ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेरर को देखेंगे और पाकिस्तान जिस प्रकार से टेररिज्म का इस्तेमाल करते आया है, तो इस पर अलग अलग देशों का जो स्टैंड है, इट्स वेरी वेरी शॉकिंग। यहां पर लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया है। अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको मारा गया, ऐसी सिचुएशन है। मीन्स ये टेररिस्ट जो हैं उन्होंने ये चीज की, और एक वहां का एक मुस्लिम जो है उसकी भी हत्या कर दी इन लोगों ने। ये जो वहां का लोकल था, तो लोगों को बचाने के लिए वो बीच में आया और फिर वो जो व्यक्ति है उसकी भी हत्या कर दी ये टेररिस्ट ने। तो इनके लिए मीन्स ये बेसिकली इनका एजेंडा ही यही था कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा हो जाए। और कुछ दिनों पहले वहां के आर्मी चीफ ने इसी प्रकार की बातचीत की थी। 9/11 जब हुआ, उसके बाद दुनिया जो एक साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही थी, आज ऐसी सिचुएशन नहीं है। आज एक डबल स्टैंडर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत इतने लंबे समय से फेस कर रहा है, तो इस पर यूएसए ये कह रहा है कि भाई आप रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन कीजिए। रीजनल स्टेबिलिटी, उनको डर है कि दोनों देशों के बीच में कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, न्यूक्लियर एस्केलेशन ना हो जाए। यूरोप में जो क्रिश्चियनोफोबिया है, एंटी सेमिटिज्म है, इस्लामोफोबिया है, इस पर बात होती है। लेकिन यहां पर धर्म पूछकर मारा गया है, तो हिंदू फोबिया जो है इस पर यूरोप का कोई स्टैंड नहीं है। यूरोप ने के देशों ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया है। कनाडा में जिस प्रकार से टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, तो कनाडा इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो ये क्लियर एक इंडिकेशन है माई टेररिस्ट एंड योर टेररिस्ट वाली मेंटालिटी का। चाइना जो है वो जब भी यूएनएससी में 1267 सैंक्शंस रेजिम की बात आती है, तो पाकिस्तान के अलग अलग ग्रुप्स को वो बचा लेता है। यूएनएससी ने भी, चलो यूएनएससी की जो मीटिंग हुई इसमें पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जॉइंट डॉक्यूमेंट इश्यू नहीं हुआ। लेकिन यूएनएससी को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उठाने की जरूरत है। दे आर नॉट टेकिंग दैट स्टैंड। सो इस प्रकार की चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुझे परेशान कर रही है तो मेरे लिए वो टेररिस्ट है। अगर आपको परेशान कर रही है तो वो आपका प्रॉब्लम है, आप हैंडल कर लीजिए उसको। तो ये रवैया जो है, दिस इज नॉट गुड। टेररिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है उसको हैंडल करने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई टूल है तो दैट इज ह्यूमैनिटी। इंसानियत जो है, इसकी आइडियोलॉजी जो है, इंसानियत पर भरोसा जो है, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। ये जितना हम लेट समझेंगे उतना ही दुनिया के लिए इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बैड। India's decision to suspend the Indus Water Treaty signals a shift towards assertive diplomacy against Pakistan. भारत को फिर ऐसे स्टैंड्स उठाने पड़े। हमने जो पानी है उसका जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर हमें इस्तेमाल करना पड़ा, एक स्ट्रेटेजिक लिवरेज जो है उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ऐसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है उसको एड्रेस करने में इफेक्टिव नहीं रही है। अब अगर हम अफ्रीका की बात करें, और अफ्रीका में एक साहेल रीजन है जिसको हमने मैप में देखा था, तो साहेल रीजन जो है वो आज टेररिज्म का एक एपिसेंटर बन चुका है।
दुनिया में टोटल जो टेररिस्ट के द्वारा जो हत्या की जाती है तो उसमें 50% जितनी जो है वो सहल क्षेत्र में हो रही है, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। सो अब क्योंकि ऐसी सिचुएशन है तो भारत को खुद एक लीड लेनी पड़ेगी इस चीज पर, राइट। और बायलैटरल लेवल पर जिस प्रकार से हमने अलग अलग देशों को एजुकेट किया है, जिसे कॉन्फिडेंस में लिया है, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस थिंग। और इंडिया की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी जो है, इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश जो हैं ये पाकिस्तान पर उतने कठोर स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं और हमारे अच्छे पार्टनर हैं, तो वी हैव टू एनकरेज देम कि भाई आप एक स्टैंड लीजिए, आपकी बात का वजन पड़ेगा पाकिस्तान के लीडर्स पर, और अगर जरूरत पड़े तो वी हैव टू एक्ट अलोन, हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। दैट्स समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम इजराइल। पाकिस्तान को जैसे हो सके वैसे शाम दाम दंड भेद, वी कैन अप्लाई ऑल दीज 4 ऑप्शंस एंड मेक श्योर कि पाकिस्तान जो हैं उनको रोका जाए, उनके हाथ जो हैं वो बांधे जाए, उनकी विचारधारा को चेंज किया जाए। मूविंग ऑन टू ऑपरेशन सिंदूर, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, भारत ने एक प्रिसाइज स्ट्राइक की है, 9 टेरर कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है। इनमें से कुछ जो है वो पाकिस्तान में है, कुछ जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और जब इनको हमने टारगेट किया तो क्यों किया है, ताकि भारत के ऊपर जो एक इमीडिएट खतरा है उसको न्यूट्रलाइज किया है। यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अजमल कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, डेविड हेडली को ट्रेनिंग मिली थी, तो इंटेलिजेंस के इनपुट्स के आधार पर हमने इन लोकेशंस पर स्ट्राइक की है। और पोस्ट जो पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद का एक बदला जो है वो भी लिया है, और इसी के साथ साथ ऐसी कोई चीज़ें फ्यूचर में ना हो आने वाले भविष्य में, इसको भी भारत ने मेक श्योर किया बाय दिस ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम अटैक का लक्ष्य क्या था? एक, टूरिज्म को डिस्टर्ब करना, भारत के और जम्मू एंड कश्मीर के ग्रोथ को हैम्पर करना, और हमारे देश में जो एक यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कम्युनल हार्मनी जो है, इसको डिस्टर्ब करना। 27 मासूम लोगों की हत्या की है इन लोगों ने। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि जम्मू एंड कश्मीर और भारत में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ दंगे करें, तो इसमें कहीं ना कहीं वो फेल हुए हैं। और पाकिस्तान तो हमेशा से यही चीज़ करते आया है, डिनायल और लैक ऑफ एक्शन। वो कभी मानेगा नहीं, क्यों नहीं मानेगा ना, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी वहाँ से ही तो पकड़ा गया था। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है, इट हाईलाइट्स कि भारत जो है ये बहुत ही मैच्योर तरीके से और बहुत ही रिस्ट्रेंट तरीके से टेररिज्म को हैंडल करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे लगता है ये जो नाम रखा गया ना ऑपरेशन सिंदूर, एक कपल जिसमें हस्बैंड जो है वो नेवी ऑफिसर थे, हनीमून पर वहाँ पर गए थे। एक फोटो भी हमने देखी है, हम श्योर आपने देखी होगी, कि हस्बैंड जो हैं उनका पार्थिव शरीर है, और एक अभी दुल्हन बनी एक जो महिला है, जो अभी 6 दिन पहले शादी हुई थी और आज वो विधवा हो गई, उसके हस्बैंड को उससे छीन लिया गया, तो बाजू में बैठकर वो रो रही है। ये जो तस्वीर है कि आपने हमारी बेटी के जो मांग का सिंदूर है उसको उजाड़ा है, तो फिर हम भी आपको उजाड़ देंगे। दूसरी जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, एंड हेड्स ऑफ टू आवर कंट्री, महिला ऑफिसर्स ने ब्रीफ दी है। टेररिस्ट क्या कर रहे थे? महिलाओं को और बच्चों को मार नहीं रहे, मर्दों को मार रहे थे। यहाँ पर भारत ने दिखाया कि देखिए, हमारे देश की महिलाएं जो है ना, आप इनको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, दे आर एवरीवेयर। बड़े बड़े लेवल पर एक हमारी विंग कमांडर जो है वो महिला हैं, जो ब्रीफ दी थी, आर्मी की ऑफिसर जो है जिन्होंने ब्रीफ दी थी, तो शी इज ए विमेन एंड प्राउडली शी इज ए मुस्लिम एज वेल। तो हमारे यहाँ पर ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो नहीं होगा। तो LET, JEM, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये पाकिस्तान के तहत ही काम करते हैं, और पाकिस्तान हमेशा से मीन्स टेररिस्ट
ये स्टेटमेंट जो आते हैं ना, पाकिस्तान फेलियर टू एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म, मीन्स इट विल नॉट, मीन्स ये फेल, ये है ही, वो ट्राई ही नहीं कर रहा तो फेल कैसे होगा? वो तो इनफैक्ट एक ग्लोबल टेरर हेवन है, एक ऐसी जगह है जहां पर टेररिस्ट जो हैं वो उनको पनाह दी जाती है, वहां पर उनको फलने फूलने का एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाता है। यूएनएससी ने भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन जो हैं वो पाकिस्तान को पूछे हैं। अब FATF जो है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे पाकिस्तान को ऊपर और ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। जैसे वहाँ की आर्मी के चीफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, दिस इंडिकेट्स कि पाकिस्तान जो है ये एक रोग नेशन है, इट इज़ ए रोग नेशन, जहाँ के मिलिट्री के टॉप हेड जो है वो इस प्रकार की कम्युनल बातें करते हैं, स्टीरियोटिपिकल व्यूज़ हैं उनके, वहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है रिफ्लेक्ट्स इंडियाज रिजॉल्व टू प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी व्हाइल मेंटेनिंग ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी। हमने कोई ऐसी एक्शन नहीं ली है जिससे दुनिया को चिंता करने की ज़रूरत पड़े। हमने जो सही था वही चीज़ की है, बहुत ही प्रिसाइजली चीज़ की है, बहुत ही फोकस तरीके की है, बहुत ही नॉन एस्केलेटरी तरीके से हमने बिहेव किया है। हमने पाकिस्तान को ऐसा नहीं कहा कि हम आप पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा देंगे। पाकिस्तान इस प्रकार की बातें कर रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। तो दिस इंडिकेट्स कि वी आर वेरी मैच्योर, और दुनिया भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से जानती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, राइट, ये ऑपरेशन सिंदूर वाली बात को ही आगे बढ़ाते हैं। हाउ डज ऑपरेशन सिंदूर रिफ्लेक्ट ए चेंज इन इंडियाज अप्रोच टू डीलिंग विद पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? डिस्कस इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ऑफ कोर्स पहले हम क्या करते थे, जब 26/11 हुआ तब हमने एक्शन लिया था किस प्रकार का, हमने कठोर निंदा की थी। अब वो समय जो है वो चला गया कठोर निंदा वाला, अब तो वहाँ पर बॉम्ब भी गिरेंगे और मिसाइल्स भी आएगी, सारी चीज़ें आएगी। एक बहावलपुर जगह है, जैश ए मोहम्मद का हेड क्वार्टर, इसको डिस्ट्रॉय किया है। फिर मुर्दी के नाम की जो जगह है, तो लश्कर ए तैयबा का ये नर्व सेंटर था, इस पर भी हमने बॉम्ब्स गिराए। तो और भारत ने ये ऑपरेशन सिंदूर से ये कहा है कि वी कैन रिस्पोंड ओवरटली। ज़रूरी नहीं है कि हम चुप छुप कर सारी चीज़ें, हम डंके की चोट पर पूरी दुनिया देखेगी वैसे हम ओवरटली रिस्पोंड करेंगे अगर आपने हम पर कुछ किया। और हमने किसी भी सिविलियन या फिर वहाँ की इकोनॉमी को नुकसान पहुँचे, वहाँ की मिलिट्री को नुकसान पहुँचे, ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है। तो दिस इंडिकेट्स कि इंडिया इज़ केपेबल ऑफ ओवर्ट मिलिट्री एक्शन। अगर हम पर टेररिस्ट अटैक हुआ है तो हम ये करेंगे। और पाकिस्तान इस बात को हमेशा से मीन्स मानता नहीं है, लेकिन वी ऑल नो कि एक लो कॉस्ट वॉर के टूल की तरह पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिज्म का इस्तेमाल किया है। और जब भी कोई बात आती है तो वो हमेशा एक ब्लैकमेल करता है, दुनिया को ब्लैकमेल करने का, भारत को और दूसरे देशों को ब्लैकमेल करने का उनके पास एक ही रास्ता है, दैट इज हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। यहाँ पर जब न्यूक्लियर शब्द आता है ना, एन वर्ड जब आता है, तब बहुत सारे देश जो हैं वो थोड़े पीछे हट जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमेशा से इस चीज़ का ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल किया है। ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला था? वहाँ से ही मिला था ना। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है भारत के लिए और दुनिया के लिए, दैट इज कि यहाँ पर 2 टेररिस्ट मरते हैं तो 4 और पैदा हो जाते हैं। तो ये जो पेरिनियल सप्लाई है रेडिकलाइज्ड यूथ की, इसके बारे में दुनिया को भी कुछ करने की ज़रूरत है। और भारत के बारे में, भारत के प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात है कि ऑपोजिशन जैसे कांग्रेस और दूसरी पार्टीज ने भी सरकार का इसमें साथ दिया है। जब हमारे देश की बात आती है तो अच्छी बात है कि चलो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक हो जाती है। तो पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, यूनिटी ऐसी ही मजबूत होनी चाहिए। इसी के साथ साथ वी हैव टू बी वेरी अवेयर, वेरी विजिल about all these terrorist activities. Global powers must pressure Pakistan to abandon its sponsorship on terrorism and act responsibly. And that's basically everything in today's discussion. Dear friends, ये जो series है, ये current affairs analysis वाली series, it will help you with your critical analytical skill. एग्जामिनेशन में आपको एक एज मिलेगी और यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से समझते हैं। इस सीरीज़ को स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही डिज़ाइन किया गया है। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले या फिर जाने से पहले आई वुड लाइक टू से कि जो अभी नई सीरीज स्टार्ट की है ना हमने, इसका नाम है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर
यूपीएससी, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी, इट्स फॉर जीपीएससी या फिर जेकेपीएससी या फिर आरपीएससी, जो भी अलग अलग राज्यों की जो स्टेट लेवल की क्लास 1-2 ऑफिसर की एग्जामिनेशन होती है, या फिर कोई भी ऐसी एग्जामिनेशन जिसमें आप मेंस एग्जामिनेशन देंगे, इंटरव्यू फेस करेंगे, ये सारी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ही ये सीरीज़ है. सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट यू आर एमिंग फॉर. इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में, तो इसको ज़रूर देखिएगा. इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड इट्स गोइंग टू बी फ्री. इट्स गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ऐसा नहीं है कि कोर्स के तौर पर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, नहीं, ये आप ही के लिए है, तो इसका मैक्सिमम फ़ायदा आप उठाइएगा. सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.